नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। इन्फ्लेशन पहुंच गया है 7.41% पे। अमित शाह साहब एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई की जो पहले साल की किताबें हैं उनको हिंदी वर्जन में रिलीज़ करेंगे। राजस्थान के अंदर जो अटल भूजल योजना है, ग्राउंड वाटर स्कीम है, उसको बाकी सेगमेंट्स के साथ जोड़ना। 7.41% का इन्फ्लेशन, इसके बारे में बात होगी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस होने वाली है 20वीं चाइना के अंदर। उससे पहले इंडिया चाइना की टॉक्स हो रही हैं। टॉक्स किस रिस्पेक्ट पे हो रही है इसको देखेंगे। डीमोनेटाइजेशन को लेके जो बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा है और सरकार से सवाल पूछा गया है कि आपने क्या डीमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पा लिया। सरकार बोल रही है कि अब तो डिस्कशन फ्यूटाइल है, अब क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है। इसको देखेंगे। सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। 2015 में हम इसको हटा चुके हैं, ऐसा बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है, बट फिर भी पुलिस वाले और अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज के अंदर केस फाइल करते रहते हैं। यूएन का ये बोलना है कि फिनलैंड ने अपने बच्चे के राइट्स को सीरिया में प्रॉपर तरीके से अपहेल्ड नहीं किया, इसकी बात करेंगे। और बाइडेन साहब की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें चाइना के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एज रखना और रशिया को रिस्ट्रेन करना, ये अपनी पॉलिसी बताई गई है। एडिटोरियल में आपके साथ 4 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडिया फाइट। इंडिया के अंदर किस प्रकार से स्मगल होके और गलत तरीके से कंसीलमेंट के थ्रू, मिस डिक्लेरेशन के थ्रू गुड्स मार्केट में आते हैं, जिससे भारत सरकार को टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होता है और हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इफेक्ट होते हैं। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है, इसको देखूंगा। फिर नेक्स्ट, अ टिट फॉर टैट करप्शन बैटल। यहाँ पे कर्नाटका के अंदर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो करप्शन को लेके एक दूसरे पे के एलिगेशंस की जंग चल रही है, इसकी बात करेंगे। आईएमएफ ने इंडिया के ग्रोथ इंडिकेटर्स के रिस्पेक्ट में जो कुछ फिगर्स दिए हैं, इसको देखेंगे। यूक्रेन का वॉर किस तरफ जा रहा है, इसके बारे में बात की जाएगी। 4 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। फॉरेस्ट लेड, ये जो COP 27 वाला आर्टिकल, इसमें मुझे कुछ बहुत स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट लगा नहीं। एक छोटा सा आर्टिकल, आप चाहे तो उसको सीधे सीधे पढ़ सकते हो। तो इतनी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इतने में लेक्चर ठीक ठाक बड़ा हो जाएगा। वर्ड ऑफ द डे है पुल वन सेल्फ टुगेदर, मतलब रिकवर कंट्रोल्स ऑफ वंस इमोशंस। मतलब एकदम से कोई गंदी चीज आई या ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, आपको बहुत गुस्सा आया, लेकिन एकदम से आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, अपने आप को काम कर लिया, इसको आप बोलोगे पुल वन सेल्फ टुगेदर। चलिए पहली न्यूज, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। अमित शाह टू लॉन्च हिंदी वर्जन ऑफ फर्स्ट ईयर MBBS बुक्स ऑन 16 अक्टूबर। तो अमित शाह साहब हिंदी वर्जन लॉन्च करेंगे पहले साल की MBBS किताबों का भोपाल में 16 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश इज एन इंच क्लोजर टू बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी। मतलब मध्य प्रदेश वो पहला स्टेट बन रहा है हमारे देश का जो कि मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए अगर आप देखो तो MBBS की पहले साल की किताबों के हिंदी वर्जन को यहाँ पे लॉन्च किया गया और इसमें अच्छी खासी मेहनत लगी है। मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की किताबों को पिछले 8 से 9 महीनों में 97 डॉक्टर्स की कमेटी ने मिलकर ट्रांसलेट किया। अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था और ये काम तब किया गया है, साउथ इंडिया में 2 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ओपनली बोल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको मिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर लीड करते हैं, इसने जो रिकमेंडेशन दी है कि ये जो पढ़ाई है केंद्रीय विद्यालय में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, ये हिंदी में होगी, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और रीजनल लैंग्वेजेस में होगी बाकी क्षेत्रों में, ये गलत है, ये हिंदी को इम्पोज करने वाली बात है। लेकिन हिंदी को इम्पोज करने वाली बात, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है वो मैं अभी आपके साथ बात करता हूँ। ये ऐसे समझिए, अगर डॉक्टरी का कोर्स है, अब डॉक्टरी के कोर्स में बहुत सारे लोग US UK जाते हैं। इंडिया से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, ये US UK चले गए, और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो US UK में प्रैक्टिस करने के बाद वापस इंडिया आते हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज इंडिया के हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हिंदी सेंट्रिक अप्रोच रखी जाती है पढ़ाई की, तो उसके बाद ओवरऑल ये जो बच्चे हैं जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही नौकरी कर पाएंगे, इनका बाहर जाना मुश्किल होगा। और उस केस में इंडिया में भी जो वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस प्रकार के स्टेट्स में ये काम कर पाएंगे। तो अगर हिंदी भाषा में आपने मेडिकल की है तो आपके लिए तमिलनाडु, केरला वगैरह में काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक बात बताई जा रही है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो तो ये जो डायरेक्टर है मेडिकल एजुकेशन के मध्य प्रदेश में, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, उन्होंने बोला है कि भाई देखिए, हम हिंदी किताबें MBBS की जरूर लॉन्च कर रहे हैं,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश को रिप्लेस कर रहे हैं। इंग्लिश बुक्स भी रहेंगी, हिंदी मीडियम बस एक पैरेलल माध्यम रहेगा पढ़ने का, समझिए। इंग्लिश को पूरी तरीके से एजुकेशन से हटाया नहीं जा रहा है। इंग्लिश किताबें रहेंगी, इंग्लिश क्लासेस भी होंगे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हिंदी बुक्स भी होंगी। जो हिंदी में आंसर लिखना चाहता है वो हिंदी में लिख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है उसको अंग्रेजी आती ही नहीं, एकदम उसको अंग्रेजी भी आती है। एक पैरेलल मीडियम ऑफ एजुकेशन की तरह यहाँ पे हिंदी और बाकी नॉन हिंदी स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि इन लैंग्वेजेस की वोकैबुलरी और ओवरऑल इकोसिस्टम भी स्ट्रांग हो सके। लेकिन इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन बच्चों पे जो कि नॉर्थ ईस्ट से हिंदी भाषी क्षेत्रों में पढ़ने के लिए आते हैं या साउथ इंडिया से हिंदी भाषी क्षेत्रों में पढ़ने के लिए आते हैं। उस केस में अगर मान लीजिए तमिलनाडु से कोई बच्चा या नॉर्थ ईस्ट में आसाम से कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है राजस्थान में और उसको हिंदी नहीं आती, तो जरूर उसको पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये जो हिंदी किताबों को लॉन्च करने वाला प्रोजेक्ट है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से शुरू हुआ है और उसके बाद भोपाल की जितनी भी 13 गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेजेस हैं करंट एकेडमिक सेशंस में, वहाँ पे किताबें इंट्रोड्यूस की जाएंगी। मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको इंडिया के अंदर बनाया गया मेडिकल और डेंटल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इन सब के रिस्पेक्ट में नियम कानून केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों बना सकती है और दोनों ओवरऑल इसको रेगुलेट करते हैं। ये जो नियम कानून निकाला गया है हिंदी में पढ़ाई का, वो केंद्र की सरकार के द्वारा निकाला गया। और इस कानून के बाद सिंपल बात यह है कि नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो लोग हिंदी में लिखते हैं उनको हिंदी में इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सहूलियत होगी अपनी पढ़ाई आगे करने में। हालांकि किसी को भी इस बात से डिस्करेज नहीं किया जा रहा है कि आप इंग्लिश मत सीखो। इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप फॉरेन जाके या फिर किसी और स्टेट में जाके अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी अपनी भाषा में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, ग्राउंड वाटर स्कीम बिंग लिंक्ड विद अदर स्कीम्स इन राजस्थान। सिंपल सी न्यूज है। न्यूज ये है, देखिए, अटल भूजल योजना के बारे में आपने सुना होगा। केंद्र की सरकार और वर्ल्ड बैंक मिलकर अटल भूजल योजना चला रहे हैं। 2025 तक ये योजना चलेगी। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये है। अटल भूजल योजना के अंदर जो ग्राउंड वाटर का जो डाउनफॉल हो रहा है उसके डाउनफॉल को अरेस्ट करना, ग्राउंड वाटर को रिक्यूपरेट करना, ये सब है। अब देखिए, ओवरऑल इस अटल भूजल योजना जो कि 38 पंचायत समिति, 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान में इसको कनेक्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और वाटर हार्वेस्टिंग से। मतलब अटल भूजल योजना तो इंप्लीमेंट की जा रही है। इस अटल भूजल योजना को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स है, फॉरेस्ट्री और वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो स्कीम है, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। तो इससे होगा क्या कि एग्रीकल्चर के लिए कितना पानी ग्राउंड वाटर से निकाला जा रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। उस ग्राउंड वाटर को रीफिल करने के लिए समय समय पे कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, कितना कैनाल का पानी इन्फ्यूज किया जा रहा है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा। फॉरेस्ट का मैनेजमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट के नीचे ग्राउंड वाटर का अच्छा खासा आप कह लो सोर्स होता है, तो फॉरेस्ट्री को भी इसके साथ लिंक किया जा रहा है। तो ये जो स्कीम है इसमें क्या हाईलाइट किया गया है, वर्क डन फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कैपेसिटी एनहांसमेंट, इंस्टॉलेशन ऑफ रेन गॉजेस, फील्ड टेस्टिंग किट्स एंड वाटर लेवल इंडिकेटर्स, पीजोमीटर मैन्युफैक्चरिंग, यूज ऑफ टेलीमेट्रिक डिजिटल वाटर रिकॉर्डर्स एंड वाटर फ्लो मीटर्स। तो बेसिकली इन सारे स्टेप्स के थ्रू अटल भूजल योजना को ओवरऑल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और वाटर हार्वेस्टिंग वर्क के साथ जोड़ के ओवरऑल ग्राउंड वाटर के लेवल्स को मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पे पीजोमीटर की बात कर लेते हैं। पीजोमीटर क्या है? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैस और समथिंग रिलेटेड टू प्रेशर। तो प्रेशर को रिस्पेक्ट में अब क्या है, बोर होल्स के अंदर पानी कहाँ पे है, ये ओवरऑल प्रेशर मेजर करके आप पता कर सकते हो। ग्राउंड वाटर का जो प्रेशर निकल के आ रहा है उससे आप उस पर्टिकुलर पानी की डेप्थ पता कर सकते हो। तो अटल भूजल योजना को अलग अलग स्कीमों के साथ जोड़ के और होलिस्टिक बेसिस पे ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट, ये टारगेट है। अटल भूजल योजना 6000 करोड़ की स्कीम है। इट वॉज फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अटल भूजल योजना में वाटर यूजर एसोसिएशन बनाओ, वाटर बजटिंग करो, प्रिपरेशन करो, ग्राम पंचायत वाइज वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाओ। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस अटल भूजल योजना को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंजा रिजुविनेशन कहा जाता था। तो बेसिकली ये जो अटल भूजल योजना है इसको बाकी फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और वाटर हार्वेस्टिंग की स्कीम के साथ जोड़ के इंप्लीमेंट किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। तो एक अच्छा इनिशिएटिव आप कह सकते हो। ठीक है भाई, अटल भूजल योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक इंप्लीमेंट करते हैं 50-50 बेसिस पे। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वाटर स्ट्रेस्ड इलाकों में इसको इंप्लीमेंट किया गया है।
ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन को चेक करने के लिए, और ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन के साथ लैंड डिग्रेडेशन जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉयट करने के लिए पेड़ काट के ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयट किया जाता है। ओके, तो ये सब बातें हैं। नेक्स्ट जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी। तो भाई यहाँ पे इन्फ्लेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, जैसे हर महीने इन्फ्लेशन का डाटा आता है ना, वही डाटा ये। तो अब जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है, अगस्त में था 7% पे, सितंबर में आ चुका है 7.41% पे। जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो भाई अगस्त में था 7.62% पे, सितंबर में आ चुका 8.6% पे। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस का ये डाटा है। फिर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करो तो सितंबर का 7.41% रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो अप्रैल में 7.79% था, वो हाईएस्ट था। उसके बाद का अब तक का सेकंड हाईएस्ट है सितंबर का 7.41%। और अब 9 मंथ्स इन अ रो हो चुके हैं कि आरबीआई की जो अपर लिमिट है 6%, आरबीआई ने बोला है 4 ± 2%, यानी 2% से कम नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 6% से ज्यादा पिछले 9 मंथ से लगातार ऑन ट्रॉट चल रहा है, और 7.41 तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर रूरल इन्फ्लेशन की बात की जाए, कंट्री के रूरल पॉकेट्स में कितनी महंगाई चल रही है, तो भैया अगस्त में 7.15% था रूरल इन्फ्लेशन, सितंबर में हो चुका है 7.56%। अर्बन इंडिया की बात की जाए तो अर्बन इंडिया में 7.27% हो चुका है सितंबर में, अगस्त में था 6.72%। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल बताई जा रही। फिर अर्बन फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो अर्बन फूड इन्फ्लेशन अगस्त में था 7.55%, सितंबर में है 8.65%। और रूरल फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो अगस्त में था 7.6% और सितंबर में है 8.53%। इससे रिलेटेड फूड और लाइट इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, इनसे रिलेटेड भी कुछ डाटा दे रखा है, आप चाहो तो ये पीपीटी से देख लेना। काम भर की चीजें मैंने आपको बता दी। देखिए महीने दर महीने ये डाटा निकल के आता रहता है, और इस डाटा पे हमारी एक नजर मारना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जब हम महीने दर महीने न्यूज पढ़ते हैं और डाटा को साथ साथ पेरूज करते हुए चलते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर भी एक छोटा सा फ्लो चार्ट चलता है कि किस प्रकार से इन्फ्लेशन चल रहा था पिछले एक साल। हमेशा ध्यान देना दोस्तों, जो लोग करंट अफेयर्स को एक साल के एंड में केवल 2 महीने में पढ़ते हैं, वो इस लेवल की एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो डेली के बेसिस पे जो भी फैक्ट्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स, जो भी करंट हैपनिंग्स निकल के आ रही हैं, इनको आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपकी इन फैक्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत इंप्रूव्ड होगी। और वही चीज अगर आप पूरे साल के 2 महीने में घोटोगे तो उस लेवल पे एनालिसिस नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग पर डे और महीने के हिसाब से जो ये डाटा है इसको थोड़ा थोड़ा समझते रहते, तो एंड में आपको याद रहेगा। फिर इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, तो अलग अलग गुड्स और सर्विसेज जो कि एक हाउस होल्ड कंज्यूम करता है उसके पैरामीटर्स पे, जैसे एवरीडे आइटम्स में फूड, न्यूज़पेपर, पेट्रोल, ड्यूरेबल गुड्स में क्लॉथिंग, पीसी, वॉशिंग मशीन, सर्विसेज में हेयर ड्रेसिंग, इंश्योरेंस, रेंटेड हाउसिंग, इन सब चीज़ों का एक आप कह लो कंसोलिडेटेड और एजुकेटेड एवरेज निकाल के, और हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अलग अलग मार्केट्स में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है। फिर भाई कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस होने वाली बीजिंग के अंदर 20वीं, उससे पहले इंडिया और चाइना ने बैठ के कंसल्टेशंस की हैं, बातचीत की। ठीक है ना भाई। इंडिया की जो एम्बेसडर है चाइना में, प्रदीप कुमार रावत साहब, इन्होंने बातचीत की ल्यूई जिनसोंग से। ल्यूई जिनसोंग डायरेक्टर जनरल है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एशियन अफेयर्स। आप कह सकते हो कि बीजिंग ने एक जो आदमी अपॉइंट कर रखा है इंडिया के साथ बातचीत के लिए, वो ये ल्यूई जिनसोंग है। तो दोनों ने बैठ के बातचीत की, हमारी तरफ से प्रदीप कुमार रावत साहब ने और चाइना की तरफ से ल्यूई जिनसोंग ने बैठ के बातचीत की कि कैसे बायलैटरल ट्राइज, इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज को यहाँ पे एड्रेस किया जा सकता। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो क्राइसिस चल रही है उसके बारे में बातचीत हुई है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अपना तीसरा टर्म शुरू करने वाले हैं, तो बहुत से स्वीपिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे। मिलिट्री लीडरशिप बदलेगी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो हेड है उसको शायद बदला जाएगा, नए मेंबर्स को सेंट्रल पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में इंक्लूड किया जाएगा। समझ गए? पॉलिट ब्यूरो के जो हेड हैं यांग जेची, उनके जगह कोई दूसरा फॉरेन पॉलिसी आप कह लो सजार आएगा, फॉरेन मिनिस्टर वांग ई, इसको शायद यहाँ पे बदला जाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो बहुत स्वीपिंग चेंजेस होने वाले हैं चाइना के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में। अब उसका इंडिया के ऊपर कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि चाइना की जो इंडिया पॉलिसी होगी वो फिक्स्ड होगी, तो वो लीडरशिप चेंज होने से नहीं बदलेगी जब तक सर पे जी जिनपिंग बैठा हुआ। उसके बाद देखा जाए तो चाइना जीरो कोविड रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं चाइना में भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट्स में चीज़ों की कमी हो रही है। दूसरी बात अभी क्या है कि रिसेंटली 1300 इंडियन स्टूडेंट्स को चाइनीज वीजा मिला कि वो जाके अपनी चाइना में पढ़ाई रिज्यूम कर सकें। 300 बिजनेस
पीपल को वीज़ा मिला, वो चार्टर फ्लाइट्स लेके यूवी नाम के ट्रेडिंग हब में गए हैं बिजनेस हेड में अपने बिजनेसेस, चूंकि बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो बड़े दिन बाद यहाँ पे वीज़ा वगैरह मिलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई है स्टूडेंट्स और बिजनेसेस की, और बातचीत हुई है रावत साहब और लुई जिनसॉन में। उस बातचीत से क्या निकला नहीं निकला वो बात की बात है, अभी ऐसा कुछ यहाँ बताया नहीं गया। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2-3 जुडिशरी इंडियन इकोनॉमिक इश्यूज, डिड यू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड। देखिए क्या हुआ है, कुछ पेटिशनर्स, इनफैक्ट अगर आप देखो तो बहुत से केसेस पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है ना। 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया, 58 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। अब सबसे दुख की बात तो ये है 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ, बातचीत हो रही है 2022 में, कोई सेंस है? अरे जब बात हुआ था ये एक्टिविटी, उस समय पे आपको बातचीत करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ओवरऑल एक 5 जज की बेंच बनी जिसको लीड कर रहे हैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर। इन्होंने सरकार से पूछा है कि व्हाट अबाउट ब्लैक मनी एंड टेरर फंडिंग। ओवरऑल सरकार ने ऑन अ मोमेंट नोटिस 500 और 1000 के नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया था, ठीक है। तो इससे सरकार को कुछ मिला क्या? अब जब केंद्र की सरकार से बात हुई तो केंद्र की सरकार बोल रही है कि अब ये इशू के ऊपर बातचीत करना फ्यूटाइल है, आप इंपॉर्टेंट जुडिशियल टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी का यह बोलना है कि ये चीजें बहुत हद तक एकेडमिक है नेचर में और सेटल्ड हो चुकी हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब का यह बोलना है कि फाइनेंस और करेंसी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आते हैं, और गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट तो ये बोल रही है केंद्र की सरकार की भाई सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती इस मैटर को घसीटना बेकार है, समय बर्बाद करने के बराबर है। लेकिन जो पेटिशनर्स इसको लेके पहुंचे हैं जैसे सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम साहब, श्याम दीवान साहब, इन्होंने बोला है कि ये इशू आज भी जीवित है। अब पेटिशनर किस बेसिस पे इस इशू को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं? इनका ये बोलना है कि एक डिमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ था, एक 1978 में हुआ था। इन दोनों डिमोनेटाइजेशन में पार्लियामेंट में एक्ट पास करा के डिमोनेटाइजेशन किया गया था। 2016 के डिमोनेटाइजेशन में कोई एक्ट नहीं पारित किया गया, बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के प्रोविजन के अंदर एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन निकाल दिया गया सरकार के द्वारा और बोल दिया गया कि डिमोनेटाइजेशन हो गया। तो ये गलत है। मतलब सबसे पहले तो इस बेसिस पे पेटिशनर्स चैलेंज कर रहे हैं इस डिसीजन को कि 1946 और 78 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इट वाज थ्रू एन एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, और आपने 2016 में जो किया उसको एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से कर दिया। तो आपका डिमोनेटाइजेशन करने का जो तरीका था वो गलत था, पहला तो ये बोला जा रहा है। दूसरा, मिस्टर चिदम्बरम का ये बोलना है कि 15,44,000 करोड़ की करेंसी को डिमोनेटाइज किया गया। इसमें से अगर आप देखो तो ये जो करेंसी थी टोटल 86.4% ऑफ द करेंसी थी इन सर्कुलेशन एट टाइम। देखिए आरबीआई के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, समझ गए, आरबीआई के पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि कितने नोट छापे गए हैं और उसमें से कितने नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। कैसे होगा आरबीआई के पास ये रिकॉर्ड? तो आरबीआई इन नोटों को डायरेक्ट मार्केट में नहीं निकालता है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को देता है। तो आरबीआई से नोट छप के आएंगे किसके पास? पंजाब नेशनल बैंक के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेट बैंक और जितने भी बैंक है सबके पास जाएंगे। ये बैंक पब्लिक में नोट बांटेंगे। अब एक समय पे टोटल कितने रुपए के नोट आरबीआई ने इशू किए वो आरबीआई के पास होगा, और कितना डिपॉजिट अभी बैंकों के पास है वो होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि करेंसी सर्कुलेशन में कितनी है। तो टोटल कितनी करेंसी छाप रखी है आरबीआई ने, ये आरबीआई को पता होगा। फिर कितनी करेंसी अभी आरबीआई के पास पड़ी हुई है और बैंकों के पास पड़ी हुई है, ये आरबीआई को पता होगा। तो जितनी नहीं पड़ी है वो करेंसी इन सर्कुलेशन है, समझ गए भाई। तो करेंसी इन सर्कुलेशन थी लगभग 86.4% और वो उसका 15.44 लाख करोड़ रुपया, ठीक है ना। अच्छा, करेंसी इन सर्कुलेशन में वो पैसा भी आ जाता है जो बैंकों के पास पड़ा हुआ है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई के पास जो पैसा पड़ा है उसमें भी आ जाता है। पब्लिक के पास जो घूम रहा है, जिसने एटीएम से निकाल लिया और ग्राउंड लेवल पे उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना पैसा पीएनबी के एटीएम में पड़ा हुआ, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, वो पैसा एटीएम में पड़ा है तो वो बैंक के पास है। करेंसी इन सर्कुलेशन वो भी है बट है बैंक के पास। अब उस 1 लाख में से मैं 20,000 निकाल लूँ तो वो बैंक के पास नहीं रही। तो वो करेंसी जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो थी 15.44 लाख करोड़, ठीक है। इसको डिमोनेटाइज कर दिया गया। अब इस 15,44,000 करोड़ में 16,000 करोड़ वापस नहीं आया, बाकी सारा पैसा वापस आ गया। तो इसको लेके ये बोला गया कि केवल 16,000 करोड़ ही यहाँ पे फर्जी था। अब समझिए यहाँ पे सरकार को कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है।
सरकार ने बोला कि भाई मार्केट में बहुत फर्जी करेंसी घूम रही है, फेक करेंसी घूम रही है, टेररिज्म फंडिंग के लिए पैसा घूम रहा है, हमको इसको निकालना है। तो 15.44 लाख करोड़ मार्केट्स में निकल घूम रहा था, इसमें से 16,000 करोड़ वापस नहीं आया। तो मतलब 16,000 करोड़ ही यहाँ पे ब्लैक मनी थी, फेक करेंसी थी। तो इस बात को लेकर जो पेटिशनर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपने लोगों को परेशान किया, आपने चूहा ढूंढने के लिए पूरा पहाड़ नीचे गिरा दिया, तो ये सही नहीं किया। इससे अगर आप देखो तो रिटेल प्राइसेस क्रैश हो गए, स्टॉक मार्केट गिर गया, जो गरीब लोग थे, फार्मर्स का आप कह लो सोइंग सीजन था, उसमें उनको वहां पे नुकसान है। बहुत प्रकार की इकोनॉमिक आफ्टर शॉक आए। देखिए डीमोनेटाइजेशन से थोड़े तो इकोनॉमिक आफ्टर शॉक आए थे। तो आपने कुछ भी रिजॉल्व नहीं किया, सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए के लिए आपने सारा बवाल कर दिया। वो तो आप प्रॉपर कॉम्प्लायंस से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे काउंटर कमेंट आया जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की तरफ से। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने पूछा कि भाई देखो, जब करेंसी डीमोनेटाइज हुई तो 1,000 और 500 रुपए की जो फर्जी नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे, वो नोट तो वापस आए नहीं होंगे ना। बहुत सारे फर्जी नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे होंगे। तो अगर कोई फर्जी नोट लेके बैंकों के पास आएगा जमा करने के लिए तो पकड़ा जाएगा। तो अगर लाखों करोड़ों के फर्जी नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे होंगे तो वो एकदम से बेकार हो गए होंगे। हम वो पता नहीं कर पाएंगे कितने हैं, बट वो बेकार हो गए होंगे। ये चिदम्बरम साहब से पूछा गया, तो चिदम्बरम साहब ने बोला कि बिल्कुल सही बात है साहब आपकी, हम ये नहीं जान सकते कि वो फर्जी नोट कितने थे, लेकिन हमें ये पता है कि जो नए 2,000 रुपए के नोट आए उनके फर्जी नोट कुछ दिनों में ही बन गए थे। तो ऐसा नहीं है कि फेक करेंसी का मीनस अभी के नोटों में नहीं है। नो डाउट अभी के नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स ज्यादा हैं, लेकिन ये जो 2,000 रुपए वाला नोट सरकार की तरफ से रिलीज हुआ था, इसके काउंटर फोर नोट्स भी मार्केट में बहुत बने हैं। मतलब बेसिकली पेटिशनर्स यहाँ पे सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सरकार का ये बोलना है कि भाई देखिए, आप एक्चुअली में ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना फेक करेंसी मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो वो फेक करेंसी नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि कोई भी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बैंकों में आके फेक करेंसी वापस जमा करे, क्योंकि तुरंत पकड़ा जाएगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली मार्केट में कितनी फेक करेंसी थी ये पता नहीं था। ठीक है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा फेक करेंसी हो, सरकार का जो डीमोनेटाइजेशन वाला स्टेप हो वो बहुत इफेक्टिव हो। हालांकि जो पेटिशनर है, जो एडवोकेट हैं, जो केस लड़ रहे हैं चिदम्बरम साहब, उनका बोलना है कि जितनी भी ब्लैक मनी थी उसको फिर 2,000 के नोटों में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब देखिए, हुआ तो उस समय एक और बात यहाँ पे, हाँ, ये केस एक और बेसिस पे फाइल हुआ है। इनका ये बोलना है कि जब आप इस प्रकार की मैसिव एक्सरसाइज करते हो डीमोनेटाइजेशन जैसी, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते होंगे बैकएंड में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डीमोनेटाइजेशन हुआ तो 7 नवंबर को आरबीआई को एक लेटर लिखा गया केंद्र की सरकार के द्वारा कि यार हम 5,000 और 1,000 के नोटों को विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये जो प्रपोजल है वो आरबीआई बोर्ड के सामने रखा गया होगा। ऐसा बताया जाता है कि जब आरबीआई बोर्ड के सामने प्रपोजल रखा गया और आरबीआई बोर्ड ने इस प्रपोजल पे हामी भरी, उस समय पे बहुत से आरबीआई के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे, दे वर एब्सेंट। तो ऐसे केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब सारे प्रेजेंट नहीं है तो आपने डिसीजन कैसे ले लिया? और अगर आपने डिसीजन इंस्टेंटेनियस लिया भी तो उसको जिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लिया, उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किया गया। मोदी जी यहाँ पे टीवी पे आए और उन्होंने भाषण देके ये बोल दिया कि हाँ भाई, हम ओवरऑल चीजें बदल रहे हैं। लेकिन क्यों बदल रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बदल रहे हैं, इनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। तो इस बेसिस पे भी चिदम्बरम साहब डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से रातों रात लोगों का जीना बेहाल हो गया। 11 करोड़ रुपए लाइनों में, 11 करोड़ लोग लाइनों में खड़े थे बैंकों से पैसा निकालने के लिए। फार्मिंग कम्युनिटी को नुकसान हो रहा था, सोइंग सीजन था, वो होलसेल मार्केट ठप पड़े थे, प्राइसेस क्रैश हो गए थे, रिटेल मार्केट बिल्कुल बुरी तरीके से गिर गया था। 15 करोड़ डेली लेबर्स के पास कोई काम ही नहीं बचा था। तो ये सब चीजें हैं। एटीएम को रिकैलिब्रेट करना पड़ा। पहले एटीएम के अंदर जो खांचे थे वो 500 1000 नोट के थे, अब खांचे 2000 और नए 500 के नोटों के लिए बनाने थे। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। तो अभी के लिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली हियरिंग की डेट दी है 9 नवंबर की, और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से बोला है, केंद्र की सरकार से बोला है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट लेके आओ कि तुमने कौन से डाटाबेस के बेसिस पे ये डीमोनेटाइजेशन किया और डीमोनेटाइजेशन से तुमको क्या अचीव हुआ। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा खींच रही है यहाँ पे केंद्र की सरकार को, आरबीआई को। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स सबमिट होता है। फिर अगला, नो मोर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 66A से सुप्रीम कोर्ट। जीएस पेपर 2 जुडिशियल रोल ऑफ मीडिया चैलेंजिंग इंटरनल सिक्योरिटी में चीज आपको काम आएगी। तो देखिए, सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आज की डेट में मैं आपको बताऊं एग्जिस्ट नहीं करता है। जी हाँ, इसको 2015 में ही नल एंड वॉइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इन मार्च 2015 सुप्रीम कोर्ट had found that the police powers
अंडर सेक्शन 66A टू वाइड विद स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्री एक्सप्रेशन ऑन द इंटरनेट। तो 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल 2015 में ही बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। जस्टिस नाउ रिटा रोहिंटन फ्रॉम एफ नरीमान रिटन इन द 2015 जजमेंट। जब 2015 का जजमेंट आया था, आपका सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को हटाया गया था, तो देखिए उस समय पे जो जस्टिस थे उन्होंने क्या लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के जज। सेक्शन 66A is cast so widely that virtually any opinion on any subject would be covered by it, as any serious opinion dissenting with the modes of the day would be caught within its net. Such is the read of the section, and if it is to withstand the test of constitutionality, the chilling effect on free speech would be total. मतलब सेक्शन 66A इतना ब्रूटल था कि मान लो मैं मजाक में किसी के फेसबुक पोस्ट के कमेंट में भी कुछ काउंटर में लिख देता हूं, तो मुझे भी, मतलब आप एक नॉर्मल जेन्युइन मजाक करते हो, ठीक है ना, हेल्दी मजाक करते हो, उसको भी सेक्शन 66A की डेफिनेशन में लिया जा सकता है एज पर द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर। और सेक्शन 66A के अंदर 3 साल की जेल की सजा थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भाई आप तो इंटरनेट की फ्रीडम को पूरी तरीके से मारे दे रहे हो। ये एक पुलिस वाला अगर उसको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी कमेंट या कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट ऑफेंसिव है या मीनेसिंग है, तो उस केस में उस पुलिस वाले को ताकत है, डिस्क्रिशन है आपको अरेस्ट करने का, ठीक है ना। आपने अपने कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फोन, टैबलेट से कोई भी एक ऐसा कमेंट लिख दिया जो किसी और को ऑब्स्ट्रक्टिव लग रहा है, इनकन्वीनियंट लग रहा है, इंसल्टिंग लग रहा है, तो उस केस में आपको ओवरऑल पकड़ के जेल में डाला जा सकता है 3 साल के लिए। So this was in gross violation, blatant violation of Article 19 of the Constitution of India. अब 2015 में जब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया, उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अरेस्ट किए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब है। और इनफैक्ट अभी नहीं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी इशू कर चुकी है कि भाई सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट के अंदर आप अरेस्ट नहीं कर सकते। और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है। A bench led by चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब, इसने क्या किया है, सारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एज वेल एज होम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड कॉम्पिटेंट ऑफिसर इन यूनियन टेरिटरीज को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपनी पुलिस फोर्स को स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में बोलो कि कोई भी कंप्लेंट सेक्शन 66A के वॉयलेशन के रिस्पेक्ट में फाइल मत करो। सेक्शन 66A नल एंड वॉइड हो चुका है। आप किसी दूसरे सेक्शन के अंदर फॉलो कर सकते हो। अगर केस बना रहे हो तो 66A के अंदर केस मत बनाओ। अब होता पता है क्या है, कोई मान लो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस लेके पहुंचा, रेलेवेंट आईपीसी सेक्शंस के अंदर केस फाइल हुआ, तो केस बहुत सारे सेक्शंस के अंदर फाइल होता है, किसी एक सेक्शन के अंदर फाइल नहीं होता है, तो उसके साथ सेक्शन 66A भी बहुत से लोग घुसेड़ देते होंगे और पुलिस ऑफिसर्स ये वेरीफाई करते नहीं होंगे कि 66A है नहीं है, ठीक है ना। जब मतलब नीचे का हवलदार बैठ के कंप्लेन लिख रहा होता है तो वो उतना ध्यान नहीं देता। बाद में जब वो कंप्लेन की कॉपी ऊपर इंस्पेक्टर के पास पहुंचती है, वो भी उतना ध्यान नहीं देता। तो उस केस में 66A के अंदर भी केस लॉन्च हो जाता है। कुछ जगहों पे हो सकता है इंटेंशनली लॉन्च हो जाता हो, तो ये गलत है। 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। पुलिस वालों को बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होगा केस को फाइल करते हो। फिर अगला आर्टिकल, जीएस पेपर 2, ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन। यूएन ने फिनलैंड के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये अपने ही बच्चों के राइट्स को सीरिया कैंप्स में इग्नोर कर रहे हैं। तो भैया फिनलैंड का फेल्योर टू रिपैट्रिएट इट्स ओल्ड चाइल्ड सिटीजंस हेल्ड फॉर ईयर्स इन द कैंपस। अब आप बोलोगे यार फिनलैंड कहाँ है और सीरिया कहाँ है? ये फिनलैंड के बच्चे सीरिया में, मतलब ये फिनलैंड के बच्चे सीरिया में कैसे पहुंच गए? ये फिनलैंड का बॉर्डर लगता है नॉर्वे, स्वीडन, रशिया के साथ। कहाँ? गल्फ ऑफ बोथनिया, आर्कटिक के पास है फिनलैंड। और कहाँ सीरिया? ये नीचे पड़ता है आपका वेस्टर्न एशिया में। तो सीरिया में कैसे पहुंच गए फिनलैंड के बच्चे? तो होता ये है दोस्तों कि आपको पता है कि जो अलकायदा दैश, ठीक है, आइसिस दैश नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिनलैंड के अंदर ऐसे बहुत सारे रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ्स थे जो आइसिस के लिए लड़ने के लिए फिनलैंड में अच्छी खासी सेटल्ड जिंदगी को छोड़ के चले गए सीरिया। और वहां पे जाके उनको पता चला कि यार ये तो गजब बवाल में आ गए, ये कहां फंस गए आके, समझ गए। अब वो वहां पे फंस गए तो वहां से निकल नहीं पाए, क्योंकि एक बार आप आइसिस के लिए लड़ने पहुंच गए तो फिर आप आइसिस के लिटरली गुलाम हो जाते हो। वो फिर आपसे झाड़ू कटका जो चाहेंगे वो करवाएंगे। लेडी हो तो आपको किसी आईसिस फाइटर के साथ शादी कर दी जाएगी, वो आईसिस फाइटर मर जाएगा तो दूसरे के साथ कर दी जाएगी, वो मर जाएगा तीसरे के साथ कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो लोग रेडिकलाइज होकर लड़ने तो पहुंच जाते थे, वहां पहुंच के उनको पता चलता था कि यार ये तो गजब फंस गए। अब एक बार फिनलैंड छोड़ के सीरिया पहुंचे तो वापस नहीं आ पाओगे। इसके लिए बहुत जबरदस्त नेटफ्लिक्स की सीरीज है, उस सीरीज का नाम भूल रहा हूं मैं,
कैलिफेट नाम है उस सीरीज का। तो कैलिफेट नाम की सीरीज देखो तो कुछ युद्धs हैं। क्या होता है कि एक रिक्रूटिंग कैंपेन चलाया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ रिक्रूटर्स भेजे जाते हैं फिनलैंड और बाकी कंट्रीज में, फ्रांस जैसी कंट्रीज में। वहां पे क्या है कि वो ओवरऑल रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ्स को अपनी तरफ ल्योर करते हैं और उनको आईसिस के लिए लड़ने के लिए फिनलैंड भेजते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूथ्स फिनलैंड पहुंच जाते, सीरिया पहुंच जाते हैं, सॉरी। तो फिनलैंड के अंदर यूथ्स को रिक्रूट करके फिर उनको सीरिया भेजा जाता है। अब वो सीरिया पहुंच के फिनलैंड से, स्वीडन से, बहुत जगहों से भेजा जाता है, आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, ठीक है ना। जो भी इस्लामिक पॉपुलेशन जहां जहां पे भी है, जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, उनको टारगेट किया जाता है। अब एक बार वो सीरिया में पहुंचे या इराक में पहुंचे, वापस नहीं निकल पाओगे। सीरिया इराक के हालात बहुत खराब है, वापस कैसे निकलोगे? वहां फंस गए तो फंस गए। अब वहां फंस गए, बहुत सारे फिनलैंड के रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ्स वहां पे जाके फंस गए, वापस नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ लड़ते लड़ते मर गए वॉर के अंदर। तो उनके जो बच्चे वहां पे पैदा हुए, वो आज भी वहीं फंसे हुए हैं सीरियन कैंप्स में। और इन बच्चों को वापस निकालने के लिए फिनलैंड की सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। इसी बात का इल्जाम लगाया जा रहा है फिनलैंड के ऊपर। समझ गए बात को? तो ये जो यूएन चाइल्ड राइट कमिटी है, ओके, यूएन चाइल्ड राइट कमिटी ने बोला है कि फिनलैंड ओवरऑल वायलेट कर रहा है किसके? अपने ही बच्चों के राइट्स को, क्योंकि इनके माँ बाप रेडिकलाइज होके सीरिया में लड़ने के लिए गए थे। अब उनके माँ बाप हैं नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो बच्चे वहां पे हैं उनको निकालने मुश्किल है। क्योंकि देखिए ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वो यूएन चाइल्ड राइट कमेटी की है, तो सिर्फ चाइल्ड के राइट्स के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। जो एडल्ट्स लड़ने गए थे रेडिकलाइज होके, उन्होंने तो सोची समझी अपने दिमाग से डिसीजन लिया था। तो अगर सजा मिल रही है तो उनको तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन बच्चों को क्यों सजा देनी है? बच्चों को तो बचाओ भाई वहां पे। तो 6 फिनिश चिल्ड्रन के बिहाफ पे जो कि सीरिया में पैदा हुए हैं, उनको वापस लाने की कोशिश है, लेकिन वो आइसिल टेररिस्ट नेटवर्क के चंगुल में फंसे हुए हैं। अभी भी एक अल होल नाम का कैंप है वेस्टर्न एलाइड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के कंट्रोल में, जो कि दमास्कस की सरकार से लड़ रही है। तो इन बच्चों को वापस लाने के लिए इनफ नहीं कर रही है फिनलैंड की सरकार। ये बच्चे जिस कंडीशन में रह रहे हैं, बहुत इनह्यूमन कंडीशन है, ना पानी है, ना खाना है, ना हेल्थ केयर है, इमिनेंट रिस्क ऑफ डेथ है, ठीक है ना। तो इनकी फैमिली मेंबर्स यूएन कमेटी में पहुंचे 2019 में। अच्छा, सिर्फ फिनलैंड के ही ऐसे नहीं है बच्चे फंसे हुए, फ्रांस के भी हैं। यहाँ पे आप देखो तो फ्रांस की भी एक न्यूज बताई जा रही है। पहले भी चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन ने केस फाइल किया था फ्रांस के अगेंस्ट, कि जो फ्रेंच नेशनल्स थे, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, नीस नेफ्यूज, वो भी आप कह लो कुर्दिश फोर्सेस के हाथों में फंसे हुए थे, सीरिया में, रॉज में, आयन ईसा में, अल होल कैंप्स में। तो जो एडल्ट्स रेडिकलाइज होके चले जाते थे आईसीस इराक में लड़ने के लिए, उनके बच्चे आज वहां फंसे हुए हैं। और उन बच्चों को वापस लाने के लिए फ्रांस की सरकार, फिनलैंड की सरकार, स्वीडन की सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं रही है। इसलिए समय समय पे ये जो चाइल्ड राइट कमिटी है, ये खींचती रहती है इन सरकारों को कि भाई ये आपके ही देश के बच्चे हैं, कम से कम इनको तो प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पे न्यूज है। कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात की जाए तो एक बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स है जो कि मॉनिटर करता है और रिपोर्ट करता है ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। एक द ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, फिर ऑन द सेल ऑफ चिल्ड्रन, ऑन चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड पोर्नोग्राफी। एक और है द ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑन अ कम्युनिकेशन प्रोसीजर। तो ये है ओवरऑल न्यूज यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज। बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आ गई और उसने बोला कि चाइना के साथ कॉम्पीट करना और रशिया को कंस्ट्रेन करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये बाइडेन साहब ने यहाँ पे बोला है। कॉम्पिटिटिव एज ओवर चाइना हमको चाहिए, इनकी पहली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के तहत बाइडेन ने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना भाई। ये जो पर्टिकुलर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, इस डॉक्यूमेंट को पहले रिलीज होना था, लेकिन चूंकि रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ गया तो इसके ऊपर यूएस का ध्यान नहीं गया। अब दुनिया भर में पावर कंपटीशन चल रहा है, ट्रांसनेशनल चैलेंजेस हैं, तो सबसे स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने होम में स्ट्रेंथ को बिल्ड करो, सप्लाई चेन्स को वापस यूएस की धरती पर वापस लेके आओ। चाइना, रशिया आज की डेट में एक दूसरे के साथ अलाइन हो चुके हैं, लेकिन ये अलग अलग चैलेंजेस पोज करते हैं यूएस को। भले ही चाइना रशिया एक दूसरे के दोस्त हैं, बट द चैलेंज दे आर पोजिंग टू यूएस इज डिफरेंट। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ हमारा क्या टक्कर है कि हम स्ट्रेटेजिकली, कॉम्पिटिटिवली ट्रेड के फील्ड में उनको पीछे छोड़ें। और रशिया एक अलग लेवल पे यूएस के साथ टकरा रहा है, रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में है, यूक्रेन एक स्ट्रेटेजिकल आई है यूएस का, तो रशिया सीधे सीधे भिड़ रहा है। तो दोनों से अलग अलग प्रकार से हमें जूझना है। जब यहाँ पे बात की गई कि क्या चाइना के साथ कोई कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है यूएस का,
तो यूएस का बोला नहीं भाई, हमारा किसी भी प्रकार का कोल्ड वॉर या कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, चाइना इज अमेरिकाज मोस्ट कंसिक्वेंशियल जियोपॉलिटिकल चैलेंज, और हम उसको उसी प्रकार के जियोपॉलिटिकल चैलेंज की तरह टेकअप कर रहे हैं। फिर यूएस का ये बोलना है कि हम एक डिसीजिव डिकेड में घुस चुके हैं, जहां पे हमारे सामने बहुत से फंडामेंटल स्ट्रेटजी चेंजेस हैं। एक तो मेजर पावर कंपटीशन, दूसरा और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, फूड इनसिक्योरिटी हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज, टेररिज्म, एनर्जी ट्रांजिशन, इन्फ्लेशन, इन सब से हमें लड़ना है। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, हर फील्ड में चाइना के साथ कॉम्पीट करना है, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उनके ऊपर लेना है और रशिया को सीधे सीधे कंस्ट्रेन करना है। फिर बात की गई, इस डॉक्यूमेंट में एक हेड था इंडो पैसिफिक का। इस इंडो पैसिफिक के हेड के अंदर ऑब्वियस सी बात है इंडिया एक इंपॉर्टेंट जगह रखेगा। तो यूएस का बोलना है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और मेजर डिफेंस पार्टनर है, तो हम और इंडिया बायलेटरली और मल्टीलेटरली मिलकर फ्री और इंडो पैसिफिक लेके आएंगे, ऐसा यूएस का बोलना है। क्वाड के रोल की यहाँ पे बातचीत की है। फिर यहाँ पे इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यह भी बोला गया है कि ये जो रशिया का यूक्रेन वॉर है, ये एक स्ट्रेटेजिक फेल्योर है। रशिया को ऐसा लगता है कि इस प्रकार के वॉर से वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं, बट एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं पा रहे हैं। उनके इस वॉर के चलते फिनलैंड और स्वीडन ने यहाँ पे नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से रशिया की जो सॉफ्ट पावर है, जो स्टैंडिंग है इन फ्रंट ऑफ इंडिया, जापान एंड चाइना, वो नीचे गिर चुकी है। रशिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस वेन कर रहा है, रशिया की सॉफ्ट पावर कम हो रही है। तो इस पर्टिकुलर जंग से रशिया ने बहुत कुछ हारा है, जीता कुछ भी नहीं है। जीता थोड़ी सी जमीन है और वो जमीन भी कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर रिवाइटलाइज्ड क्वाड, क्वाड की आप कह लो एबिलिटी के थ्रू कोविड-19, साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये सब चीजें करने की बात की गई। फिर G7 की बात की गई है, G7 को स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं, G7 को बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि इंडिया के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्वाड और ऑकस के रोल पे फोकस कर रहे हैं जो बाइडन इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में। और एंटी किसके बात बोली है, तो चाइना की और रशिया की, और किस प्रकार से बोली है वो भी मैंने आपको बता दिया। एडिटोरियल पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट एंड प्रॉब्लम विद कोलैजियम वाला आर्टिकल मैंने डिस्कस नहीं किया। पहला आर्टिकल जो मैंने डिस्कस हुआ वो है वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडिया फाइट। देखिए, इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। अगर होलसेल सेक्टर की बात करो तो इन्फ्लेशन हमेशा 10% से ज्यादा ही है सिंस अप्रैल 2021। अगर आप देखो तो पिछले महीने इन्फ्लेशन सितंबर में था 12.41%, जुलाई में था लगभग 13.93%। ठीक है भाई। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ होता है तो लोग जल्दी सामान खरीदते नहीं। किसी चीज की महंगाई बढ़ी है तो क्या आप सामान खरीदोगे? ऑब्वियसली बात है, नहीं खरीदोगे। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इलीगल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि वो चीपर होते हैं। अब इलीगल गुड्स क्या होते हैं? स्मगल गुड्स। कोई गुड, मान लो कोई ऐसा सोना है, दोस्तों सोना तो खैर मैं हटा दूं आपको एक सेकंड के लिए। सोना जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होकर आ रहा है, उसके ऊपर जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी आपने सब लगा दी, तो वो मार्केट में थोड़ा महंगा बिकेगा। और अगर इलीगल स्मगलिंग रैकेट्स के थ्रू सोना स्मगल होकर आया, वो जब आप खरीदोगे तो हो सकता है आपको सस्ता मिल जाए। स्मगलिंग के थ्रू गवर्नमेंटल ड्यूटीज को इग्नोर करके कोई चीज अगर आपको मार्केट में अवेलेबल हो रही है तो वो महंगी होगी। और जब ज्यादा महंगाई बढ़ती है तो इंसान क्या सोचता है कि सस्ती चीज खरीदो। तो जब आप चीपर अल्टरनेटिव्स ढूंढोगे तो चीपर अल्टरनेटिव में मार्केट भरा हुआ है चीप, इंफीरियर, स्पूरियस और फेक ब्रांड से। और ये सब आते कहां से? चाइना से। चाइना एंगल यहाँ पे बहुत नुकसान पहुंचाता है इंडिया को। ये एक प्रकार की पैरेलल इकोनॉमी है जिसमें बहुत सारे डीलर्स ऑपरेट करते हैं। इन डीलर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिना सरकार को ड्यूटी हुए स्मगल करके चाइना के सस्ते सामान को इंडियन मार्केट में ले आओ और इंडियन मार्केट में बेचो। तो अब दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में भैया मार्केट भरे हुए हैं चाइनीज गुड्स से। दीपावली की लाइट ले लो, पूजा आइडल्स ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बाइसिकल्स, ये सब भरे पड़े हैं। अब समझिए, इंडिया के अंदर भी जो टॉय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो बहुत तेज हो रहा है और भारत सरकार ने इसको कोशिश की तेज करने की। पहले क्या था, अगर अभी से आप 1-2 साल पहले चले जाओ तो रेडीमेड टॉयज चाइना से इंपोर्ट होते थे। अभी क्या है, चाइना से इंपोर्ट्स के ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की कुछ एप्लीकेशंस लगा दी हैं भारत सरकार ने। तो अब टॉय पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रोसेस होते हैं और बनते हैं। तो जो पीयूष गोयल साहब है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, उन्होंने अभी ट्वीट में क्या कहा कि अवर टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज बूमिंग विद इंडियन टॉयज रैपिडली फिलिंग अप शेल्व्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड। तो ठीक है भाई, इंडिया टॉयज बना रहा है, लेकिन ये टॉय इंडस्ट्री तब सक्सेसफुल होगी जब स्पूरियस और फेक टॉयज भारत मार्केट में नहीं पहुंचेंगे।
अक्सर कर आपने सुना होगा कि कस्टम्स में खबर सुनने में आती है कि टॉयज से भरे हुए कंसीलमेंट के कंटेनर्स पकड़े गए। ये जो इलीगल स्मगलिंग वाला मार्केट है ना, ये इंडिया के अंदर बूम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये सरकार के टैक्सेस को हिट करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग्स जैसी चीज लेके आई जा रही है, ठीक है ना। ओवरऑल ड्रग्स तो बिल्कुल ही ह्यूमन हेल्थ के अगेंस्ट चला जाता है। ये जो पर्टिकुलर टॉयज हैं, ये सरकारी रेवेन्यू को हिट करते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सोचिए दोस्तों, अगर ये रेडीमेड टॉयज के ऊपर मैं आपको बता दूं, 60% की बेसिक कस्टम ड्यूटी है, 60% बेसिक कस्टम ड्यूटी। मतलब अगर आप 100 रुपए का टॉय इंपोर्ट कर रहे हो तो 60 रुपए तो केवल बीसीडी दोगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर जीएसटी और स्वच्छ भारत सेस वो सब अलग है। तो लोग स्मगलिंग करके सस्ते में छुपा के टॉय को इंडियन मार्केट में लाके बेचने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के मार्केट में जो सस्ती मद्दी चीजें हैं वो स्मगल हो रही हैं, महंगी चीजें स्मगल हो रही हैं। अगर आप फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीट एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी कैस्केड, इसकी अगर आप बात करो, ये वन ऑफ द बेस्ट नोन डाटा सोर्सेज है फॉर इंफॉर्मेशन ऑन स्मगलिंग। तो कैस्केड के डाटा सोर्सेज की बात की जाए तो जो 5 की इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनमें इलिसिट मार्केट सबसे ज्यादा थ्राइव कर रहा है। इसमें एक तो है मोबाइल फोन, एक है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी, इसमें हाउस होल्ड और पर्सनल गुड्स आ जाते हैं, एक है एफएमसीजी पैकेज्ड गुड्स, एक है टोबैको प्रोडक्ट्स, एक है अल्कोहलिक बेवरेजेस। ये जो मार्केट है ना, इन पर्टिकुलर 5 चीजों का मार्केट, इलिसिट मार्केट 2019-20 में 2,60,000 करोड़ रुपए था। मतलब इलीगली ये चीजें इंडिया के अंदर स्मगल होती हैं और इससे गवर्नमेंटल रेवेन्यू का भारी नुकसान होता है। मिस डिक्लेरेशन, कंसीलमेंट, बहुत प्रकार से इन चीजों को इंडिया के अंदर स्मगलिंग के रास्ते इंपोर्ट किया जाता है। एक रिपोर्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, जिसने 2018 में यह बताया कि ग्लोबल इलिसिट ट्रेड एनवायरनमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग काफी लो है और क्वांटिफिएबल एक्शन नीड्स टू बी टेकन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलिसिट ट्रेड। समझ गए? 4 एलिमेंट्स की बात करूं इन रिलेशन टू 3 ऑफ द 4 एलिमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, सप्लाई एंड डिमांड, कस्टम्स, एनवायरनमेंट। इसमें जो इंडिया है वो काफी पीछे है रैंकिंग में। कैस्केड की रिपोर्ट यह बोलती है कि अनलॉफुल ट्रेड इन इंडस्ट्रीज की वजह से, इस स्मगलिंग की वजह से लगभग 16 लाख नौकरियों का नुकसान है, 15.96 लाख इंप्लॉयमेंट लॉस है इंडिया के अंदर। अगर ये चीजें इंडिया के अंदर स्मगल ना हो तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री को पुश मिलेगा, इकोसिस्टम को पुश मिलेगा और उससे इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। बट इलीगल स्मगलिंग के चलते बहुत जबरदस्त लॉसेस होते हैं। अगर एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करिए, जिसमें कि हाउस होल्ड, पर्सनल गुड्स और पैकेज फूड आते हैं, इसके इलिसिट मार्केट साइज को अगर आप देख लो ना, तो स्मगलिंग के चलते 68% जॉब लॉसेस हो रही हैं। और इन इलिसिट ग्रुप्स की स्मगलिंग के चलते सरकार को लगभग 58,521 करोड़ रुपीस का नुकसान है। अगर सरकार के पास ये पैसा आता तो सरकार उसको सोशल पॉलिसी में लगाती, देश के डिफेंस में लगाती, जहां पे भी लगाती, जीएसटी के अंदर कंपनसेशन बांटती, जैसे भी इस्तेमाल करती, वो कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल होता। तो ओवरऑल सरकारी टैक्सेस में भी यहाँ पे नुकसान हो रहा है। फिर जो सबसे ज्यादा रेगुलेटेड और टैक्स्ड इंडस्ट्रीज हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस, इसमें भी 49% ओवरऑल टैक्स लॉसेस होते हैं गवर्नमेंट को। टोबैको प्रोडक्ट्स में एक चीज आती है बीटल नट्स, सुपाड़ी। सुपाड़ी कंसीलमेंट के थ्रू लाई जाती है स्मगलिंग करके इंडिया के अंदर, जो कि नॉर्मल केसेस में उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा है। तो जो हमारे यहाँ पे जो टोबैको इंडस्ट्री है, वो टोबैको इंडस्ट्री सस्ते में स्मगलिंग के रास्ते सुपारी इंडिया के अंदर ला के ओवरऑल सस्ते प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचने जाती है। इससे सरकार को रेवेन्यू नुकसान होता है और सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करेगी। तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि वो कंट्रीज जो इन चीजों को एक्सपोर्ट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना की आप बात कर लो, बहुत सारी रेडीमेड चीजें यूरोप यूएस से भी आती हैं, बट यूरोप यूएस जैसे जुरिडिक्शन स्मगलिंग में इतना इन्वॉल्व नहीं। बट चाइना की अगर बात करो तो चाइना इकोनॉमी के फील्ड में अच्छा खासा डेवलप्ड है। अब चाइना को पता है कि इंडिया के अंदर ये सब चीजें स्मगल होके जा रही हैं। कि चाइना की ट्रेड लॉबी को पता नहीं होगा कि आप जो चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो वो इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है या उसके ऊपर कोई कॉम्प्लायंस है, बीआईएस कॉम्प्लायंस है, किसी और प्रकार की कॉम्प्लायंस है। चाइना को क्या पता नहीं, बट पता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज को चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिल रहा है। वो जो चीजें इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रही हैं वो कहां बन रही हैं? वो चाइना की लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बन रही है। उनकी लोकल इकोनॉमी को इन एक्सपोर्ट से पुश मिल रहा है। तो वहां के एक्सपोर्टर्स को अकाउंटेबल ठहराने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। यूएई के अंदर भी कभी कभी ऐसे फर्जीवाड़ा बहुत होता है। यूएई से
जो स्पूरियस एक्सपोजर्स मतलब एक्सपोर्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर इलीगल और स्मगलिंग वाली चीज़ों को भेजते रहते हैं, और वहां के जुरिडिक्शन कभी भी अपने एक्सपोर्टर को कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वो इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे उनकी लोकल इकोनॉमी को पुश मिल रहा है। तो जरूरी यह है कि इंडिया एज अ डेवलपिंग कंट्री अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ओवरऑल इस प्रकार के स्मगलिंग को बंद करे, जिससे ग्राउंड लेवल पे लोगों को मदद मिले, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का जो इकोसिस्टम हो वो बूस्टअप हो, हमारी लोकल इकोनॉमी को पुश हुए मिले, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। समझ गए भाई? ये सब बातें हैं यहाँ पे। फिर एक और आर्टिकल है, टेट फॉर टैट करप्शन बैटल, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इन कर्नाटका। अभी रिसेंटली कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर पे सीएम कैंपेन चला दिया। तो चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनकी एक इमेज लगाई गई, उसके ऊपर एक क्यूआर कोड लगा दिया गया पेटीएम का, मतलब ये दिखाने के लिए कि इस समय पे जो बीजेपी की सरकार है उसमें बहुत करप्शन हो रहा है। तो कांग्रेस ने अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चली, उसके बदले में बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी की जो कर्नाटका यूनिट है, मतलब कर्नाटका की जो बीजेपी यूनिट है, उसने काउंटर पोस्टर निकाला और एक 28 पेज की बुकलेट निकाली, जिसमें अपोजिशन के लीडर सिद्धारमैया को टारगेट किया गया। सिद्धारमैया जो पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ओवरऑल 2003 से लेकर 2018 तक जो कांग्रेस का राज रहा है कर्नाटका के अंदर, वहां पे कहां पे कांग्रेस की सरकार करप्शन में इन्वॉल्व रही है, इन सब का ब्यौरा इस बुकलेट में बीजेपी ने छाप दिया। समझ गए? सिद्धारमैया जी के 16 हाथ दिखा दिए, और एक हाथ एक करप्शन स्कैंडल के बराबर था। वो करप्शन स्कैंडल कौन सा था ये भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया। अभी कर्नाटका का लेजिस्लेचर खत्म हुआ है, कांग्रेस डिमांड कर रहा था कि जो 40% कमीशन वाला जो डिबेट है इस पे डिबेट करो। 40% कमीशन समझ रहे हो ना, कि एक्चुअली में पिछले कुछ जो कर्नाटका के मिनिस्टर्स थे बीजेपी के, उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट चाहिए तो आपको 40% कमीशन देना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर कांग्रेस रूलिंग बीजेपी को टारगेट कर रही है। रूलिंग बीजेपी पलट के बता रहा है कि कांग्रेस के अंदर क्या करप्शन हुआ है पहले। तो कांग्रेस बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रही है और बीजेपी यहां पे कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो करप्शन और मिस एडमिनिस्ट्रेशन के, माल एडमिनिस्ट्रेशन के इल्जाम दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगा रही। अभी लेटेस्ट क्या हुआ कि जन स्पंदना करके एक इवेंट हुआ, बेसिकली बीजेपी की 3rd एनिवर्सरी इन ऑफिस को सितंबर 10 को मार्क करने के लिए जन स्पंदना इवेंट हुआ। अब इस जन स्पंदना इवेंट में जो चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोमई साहब कर्नाटका के, इनको यह दिखाना था कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या क्या अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे भी पुरानी कांग्रेस की सरकार के अंदर क्या क्या करप्शन हुआ है, इस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया। तो बेसिकली तुमने क्या करप्शन किया, हमने क्या करप्शन किया, इस बात को लेकर इल्जाम लगाया जा रहा। ठीक है? तो ओवरऑल अभी की कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया कि भाई पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है। बीजेपी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम्हारे समय पे टीचर रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ था और सीआईडी प्रोब को ऑर्डर कर दिया गया। फिर बेंगलुरु के आईटी कॉरिडोर में अभी हैवी रेन्स और फ्लडिंग हुई, इस बात को लेकर पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग होने लगी। तो इस समय पे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है आर अशोक साहब, इन्होंने बोला है कि कांग्रेस की रिजाइम में 42 लेक्स गायब हो गई। 1963 से लेके अब तक 42 लेक्स गायब हो गई। ये 42 लेक्स क्यों गायब हुई हैं? क्योंकि कांग्रेस के राज के समय पे बहुत सारे इलीगल इंक्रोचमेंट्स को अप्रूवल दिया गया, जिसकी वजह से फ्लडिंग बहुत बढ़ जाती है जब पानी बरसता है। एक्चुअली में अभी जब पानी बरसा था तो अपोजिशन कांग्रेस बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रही थी कि बीजेपी ने ओवरऑल इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी ने पलट के कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाया कि 1963 से लेके अब तक 42 लेक्स गायब हो चुकी हैं, और वो इसलिए गायब हो चुकी हैं कि तुम्हारे राज्य के समय पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स मतलब लगाए गए थे। तो मतलब एक पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग है, लोगों के ऊपर कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है, बस एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है ये बोल के कि तुमने करप्शन किया, तुमने करप्शन किया। जबकि जरूरत यहाँ पे ये है कि जिसने भी करप्शन किया है उसको भाई अकाउंटेबल ठहराओ, स्टेप्स वगैरह लो। बट ठीक है, पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है। फिर अगला, विंटर इज कमिंग, इंडियाज ग्रोथ इंपल्स स्लोइंग, आईएमएफ वांट्स रिवर्स येट टू कम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इसने ग्लोबल ग्रोथ को 2022 में पैक किया है 3.2%, और जो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन है 2023 का, वो 2.9% से 2.7% पे आ गया। इंडिया की ग्रोथ की बात की जाए तो 2023-24 में इंडिया की ग्रोथ है 6.1%, लेकिन इस साल की ग्रोथ को 6.8% कर दिया फ्रॉम 7.4%। जुलाई 2022 में वर्ल्ड बैंक ने बोला था इंडिया ग्रो करेगा 7.4% से 2022-23 में, लेकिन अब बोल रहे हैं ग्रो करेगा 6.8% से।
ठीक है ना भाई। तो बेसिकली इंडिया की जो ग्रोथ मोमेंटम है इसको स्लो डाउन किया जा रहा है, और एक्चुअली में ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो 6.1% ना होके 5.2% हो जाए। अगर देखो तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी पूरी दुनिया में, अभी के लिए सऊदी अरेबिया इंडिया को छोड़ के आगे निकल गया। सऊदी अरेबिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई, इंडिया सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गई। इंडिया के सामने ये जो ओवरऑल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है बहुत छोटी है। देखिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लिंगर होने वाला है, चाइना में स्लो डाउन होने वाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस पूरी दुनिया में आ रखी है। तो इस समय पे इंडिया को किसी भी हाल में डेवलप होना ही है। अब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पैंडेमिक में लोगों की एवरेज इनकम घट गई है, तो अगले जनरेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई मिल पाएगी, नहीं पढ़ाई मिल पाएगी, हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करके तैयार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इनके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस घट रहे हैं, बट ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। इस समय पे अगर इंडिया अपने आप को ग्रो करवा पाता है, डेवलप करवा पाता है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाता है, तो दैट विल बी अ बिग बूस्ट, क्योंकि इंडिया इस समय पे फार्मेसी एक प्रकार से फैक्ट्री बन रहा है पूरी दुनिया के लिए। यही वो मौका है जिस समय पे हम अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को तेज करके चाइना को नियर फ्यूचर में कंपटीशन दे सकते हैं। इस समय पे अगर हमारा इकोनॉमिक मोमेंटम टूट गया तो ओवरऑल ये हमारी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। और फाइनली भाई, डेंजरस स्पाइरल, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भाई यूक्रेन ने क्रीमिया बीच के ऊपर अटैक कर दिया, उसके अगले दिन ही मल्टीपल मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं रशिया की। रशिया ने ओवरऑल जो ये मिसाइल स्ट्राइक की, इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो रशिया की फायर पावर अब भी इंटैक्ट है, 8 महीने हो चुके हैं जंग को, और रशिया की फायर पावर कम नहीं हो रही। दूसरा, रशिया को नॉर्मल सिविलियन लाइफ्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, अटैक कर दिया, जितने भी यूक्रेनियंस मरेंगे मरेंगे, देखा जाएगा। लेकिन ये अटैक करके रशिया ने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया। यूक्रेनियंस का रिजॉल्व कम नहीं हुआ है, वो अभी भी लड़ रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं वो बोल रही हैं कि हम कितना भी लंबा समय लगे यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे रशिया के अगेंस्ट इस जंग में। ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये एक डेंजरस स्पाइरल में जा रहा है। नॉर्मल कर जंगों में क्या होता है कि जब एक कोई पर्टिकुलर कंट्री अपना कुछ इलाका हार जाती है तो वो जंग से बैक ट्रैक कर जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग, आर्मेनिया के पास से नगोर्नो काराबाग का बड़ा इलाका चला गया, बट फिर भी आर्मेनिया थोड़ा पीछे हट गया। बीच बीच में लड़ाई हो जाती है, बट आर्मेनिया ने डिफीट को एक्सेप्ट किया। यूक्रेन यहाँ पे डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और यूक्रेन के पीछे यूएस खड़ा है पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। बातचीत का यहाँ कोई एंगल नहीं निकल पा रहा है, ये बड़ा डेंजरस है। 1962 में जब सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में रखा गया और यूएस वॉरशिप्स अलर्ट हो गए, तो उस समय पे भी जॉन एफ कैनेडी और निकिता क्रूशेव आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, और बात करके उन्होंने एक न्यूक्लियर क्राइसिस को अवॉइड किया। लेकिन यहाँ तो रशिया यूक्रेन में कोई बात ही नहीं हो रही है। व्लादिमीर पुतिन किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है ही नहीं, और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। तो जब कोई बात ही नहीं कर रहा है, लड़ ही जा रहा है, तब सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।